हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। बट ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपना को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं सिस्को के लिए काम करता हूँ और मेरे पास 9 साल का एक्सपीरियंस है। और आप लोगों को अगर मेरे साथ कनेक्ट होना है तो लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हो और लक्ष्मीकांत पीएस के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। तो इस वीडियो का एजेंडा ये है कि मैं इस वीडियो को हिंदी में समझाऊं। ये मैं पहले ही इंग्लिश में समझा चुका हूं। तो मैं चाहता था कि ये वीडियो और भी ऑडियंसेस को पहुंचे, तो मैं हिंदी में भी ये वीडियो को समझाना चाहता हूं। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इट्स कंप्यूटर नेटवर्क्स व्हाट व्हाई एंड हाउ। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़ता है। तो हम ये इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मैं एग्जांपल्स यहाँ पे बताऊंगा वो सब रियल टाइम एग्जांपल्स होंगे जो हम यूजुअली डे टू डे लाइफ्स में देखते हैं। तो जैसे कि सामने देख रहे हो कि दो यूजर्स हैं। एक यूजर आप अपने आप को समझ लो, दिस इज यू, और ये आपका दोस्त है। और आप दोनों फेसबुक के थ्रू बात कर रहे हो। आप मोबाइल्स में फेसबुक एप्लीकेशन यूज़ करके बात कर रहे हो और आपका दोस्त फेसबुक जो है लैपटॉप में यूज़ करके बात कर रहा है। बहुत सिंपल दिखता है, जहाँ पे आपका फ़ोन एक वाईफाई मॉडेम से कनेक्टेड है, आपके घर के एक वाईफाई मॉडेम से कनेक्टेड है, और आपके दोस्त का जो लैपटॉप है वो उसके घर के वाईफाई मॉडेम से कनेक्टेड है। और बाकी आपको कुछ भी नहीं पता। मतलब आपको सिर्फ ये पता है कि आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है और आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो। सिमिलरली आपके दोस्त को पता है कि वो अपने लैपटॉप को जो है वाईफाई से कनेक्टेड करके रखा है और वो आपके साथ फेसबुक के थ्रू बात कर रहा है। बहुत सिंपल दिखता है। बट ये जो सिंपल जो दिख रहा है वो इतना सिंपल नहीं है। और हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो इस टिक के बिहाइंड बैठता है, इस टिक के पीछे बैठता है। तो इस टिक या फिर इस कंप्यूटर नेटवर्क्स को समझना एक कॉम्प्लेक्स चीज है। बट इस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम एक बार समझ गए तो इंटरनेट कैसे काम करता है, दो डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। और नॉट जस्ट फेसबुक, हम बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं इंटरनेट में। जैसे कि हम गूगल में ब्राउज करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखते हैं, हॉटस्टार में क्रिकेट देखते हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो वो इंटरनेट क्या होता है, हम आज ये समझेंगे। तो इतने देर से मैं इंटरनेट बोल रहा था। तो इंटरनेट होता क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि इंटरनेट जो है गूगल है, गूगल ही इंटरनेट है, या फिर फेसबुक ही इंटरनेट है, या फिर याहू ही इंटरनेट है। नहीं, गूगल फेसबुक याहू इंटरनेट नहीं होते। ये गूगल फेसबुक याहू सर्विसेज होते हैं जो ये कंपनीज आपको प्रोवाइड करती है। ये सब इनके सर्विसेज होते हैं और ये सभी सर्विसेज इनके नेटवर्क के अंदर चलता रहता है। अब नेटवर्क, मैंने एक बोला, एक शब्द बोला, नेटवर्क। अभी नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क मतलब जैसे कि आपके घर में आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आप टीवी यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज करते हो, और आप एक पीसी भी यूज कर रहे हो। तो ये सभी डिवाइसेस आपके घर में लगे हुए वाईफाई मॉडेम से कनेक्टेड है। और ये आपका वाईफाई मॉडेम जो है एक वायर के थ्रू कनेक्टेड रहता है कहीं बाहर। ठीक है। तो आपका ये जो स्मॉल नेटवर्क बना हुआ है, आप इसी फोन से आप पीसी से बात कर सकते हो, आपके लैपटॉप के में व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बात कर सकते हो, ये टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, सब कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक नेटवर्क बन जाता है आपके घर के अंदर। सिमिलरली आप ना कि सिर्फ अपने घर के डिवाइसेस से बात कर सकते हो, बल्कि आपका दोस्त जो कहीं और बैठा हुआ है,
वो अपने घर के नेटवर्क से कनेक्टेड है, अपने वाईफाई मॉडेम से कनेक्टेड है, ठीक है, उसने अपना खुद का एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करके रखा है, उसके वाईफाई मॉडेम ने एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करके रखा है, तो आप उसके नेटवर्क के थ्रू भी बात कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली इंटरनेट। इसका मतलब होता है इंटर नेटवर्क या फिर इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट। अब ये इंटरनेट और कैसे कैसे हम रियल टाइम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देखोगे यहाँ पे सर्वर है, लैपटॉप है, एक टैबलेट है, एक फोन लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये सब कुछ कुछ नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये इन्होंने अपना खुद का नेटवर्क बना के रखा है, और ये सभी नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, उनको बोलते हैं हम इंटरनेट। ठीक है, तो आपका गूगल ने एक गूगल, फेसबुक या फिर याहू, इन सभी ने अपना एक नेटवर्क कनेक्ट करके रखा है। तो आप अपने पीसी से या फिर फोन से गूगल के नेटवर्क को रीच करते हो, गूगल के नेटवर्क को रीच करते हो, उस कनेक्टिविटी को हम बोलते हैं इंटरनेट। तो आपका पीसी एक खुद एक नेटवर्क है और गूगल का नेटवर्क खुद एक नेटवर्क है अपने में, तो इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी को हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम और रियल टाइम एग्जांपल्स के थ्रू इस इंटरनेट को और डीप में समझेंगे। तो इंटरनेट में एक्चुअली जाने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस से मेरा मतलब है आपका मोबाइल फोन हो गया, या लैपटॉप, या फिर पीसी, स्मार्ट टीवी, कुछ भी जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है, वो सभी को हम नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। अब दो डिवाइसेस को एक दूसरे से अगर बात करना है तो उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनेट नहीं चल सकता, इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी अगर उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए। तो ये रूल्स होते क्या है जिसके बगैर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस काम नहीं कर सकता। अगर हम ये रूल्स समझ गए तो हमें इंटरनेट कैसे काम करता है ये भी समझ में आ जाएगा। तो वो रूल्स को हम क्या बोलते हैं, ओएसआई या फिर टीसीपी आईपी मॉडल। मैं इनके बारे में डिफरेंसेस अभी से बता देता हूँ। ओएसआई मॉडल को हम बोलते हैं ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्ट, और टीसीपी आईपी मॉडल को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी ये दोनों क्या है, ये हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर पहले से ही फीड होते हैं। आप चाहे लैपटॉप ले लो, मोबाइल फोन ले लो, या फिर टीवी ले लो, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस, अगर आपने सुना हो स्विच या फिर राउटर, ये दो भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। अब ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये इन दो मॉडल्स के थ्रू बनाए गए हैं, एंड ये मॉडल हर नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर पहले से ही होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मॉडल्स करते क्या है, तो ये एक नीचे एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये बेसिकली एक ओएसआई मॉडल है, ओएसआई का मॉडल है, ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्ट का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 7 लेयर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल लेयर जो नंबर 1 दिया हुआ है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ओएसआई लेयर में 7 लेयर्स होते हैं जिनके वजह से आपकी कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस के साथ बात कर सकता है। अब ये सभी लेयर्स हमारे नेटवर्किंग डिवाइस में होते क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पहले जो 3 लेयर्स देख रहे हैं आप, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। तो सबसे पहला लेयर एप्लीकेशन लेयर, या फिर नॉट पहला लेयर नहीं, 7th लेयर जो एप्लीकेशन लेयर है, ये आप जो अपना स्क्रीन देख रहे हो, मोबाइल में जो भी स्क्रीन देख रहे हो या फिर
आपके लैपटॉप में स्क्रीन देख रहे हो, टीवी में जो स्क्रीन देख रहे हो, ये वो लेयर है एप्लीकेशन, जहाँ पे आपके एप्लीकेशंस चलते हैं। अब इन एप्लीकेशंस के पीछे चलने के लिए ये दो लेयर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। ठीक है। अब इनके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब ये ये 5 लेयर्स के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये हो गया ओएसआई लेयर मॉडल के बारे में। अब टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है? टीसीपी आईपी मॉडल में और आपके ओएसआई मॉडल में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपका एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन को एक साथ नाम दे दिया गया है, वो है एप्लीकेशन लेयर। तो आपके ओएसआई लेयर मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, जबकि आपके टीसीपी में सिर्फ 5 लेयर्स होते हैं। और इन 5 लेयर्स में से ये सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को एक लेयर का नाम दिया गया है, वो है एप्लीकेशन लेयर। वर्किंग दोनों का सेम है, बट टीसीपी आईपी में से 5 लेयर्स होते हैं, जो कि होता है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फाइनली एप्लीकेशन लेयर। बट ओएसआई लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद सेशन लेयर आता है, प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। ठीक है। अभी हम धीरे धीरे पढ़ते हैं कि हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर ये सभी लेयर्स कहाँ कहाँ काम आते हैं और इनका कैसे यूज होता है। तो पहले 3 लेयर से हम ये समझ सकते हैं कि जितना भी हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, वो सभी ये एप्लीकेशन लेयर के थ्रू काम आता है। आप फेसबुक यूज कर लो, आप एप्लीकेशन लेयर में रन कर रहे हो। नेटफ्लिक्स चला लो, वो एप्लीकेशन लेयर में चल रहा है। आप गूगल क्रोम यूज करते हो और हॉटस्टार यूज कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन आप जो भी रन कर रहे हो वो एप्लीकेशन लेयर में चलता है। ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे से, फिजिकल लेयर से होते हुए हम सेशन लेयर तक आएंगे, या फिर टीसीपी आईपी मॉडल के हिसाब से हम एप्लीकेशन लेयर पे आएंगे। ठीक है। तो हाँ, और एक और बात, ये एक एक लेयर में जाने के पहले आपका मोबाइल बेसिकली ये सब लेयर्स को कैसे रीड करता है, पहले हम ये जानते हैं। तो समझ लो कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या फिर फेसबुक यूज कर रहे हो। ठीक है। और आपका फ्रेंड भी यहाँ पे व्हाट्सएप यूज कर रहा है। आपने मैसेज भेजा, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है। तो ये मैसेज जो फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने बोला, एक एप्लीकेशन लेयर पे फॉर्म होता है, क्योंकि व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है। तो आपका ये हाउ आर यू जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, वो क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जाकर बैठता है, बेसिकली कवर होता है। उसको लेयर 6 जो है लेयर 7 को कवर करता है। सिमिलरली लेयर 6 को लेयर 5 कवर करता है, फिर उसके बाद 4 कवर करता है, 3, 2, फिर आखिरी में 1। अब इस फिजिकल लेयर में होता क्या है, जैसे ही आपका एप्लीकेशन लेयर डेटा लिंक लेयर तक कवर होते हुए आता है, तो आपकी जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी मतलब वंस एंड जीरोस, कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस के फॉर्म में होता है। उसके बाद फिजिकल लेयर का मतलब ये होता है कि हम बेसिकली वायर के थ्रू या फिर कोई एयर के मीडियम के थ्रू हम उस डेटा को भेज रहे हैं। तो आपका ये जो बाइनरी फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट होता है आइदर लाइट पल्स में या फिर इलेक्ट्रिकल पल्स में, इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद फिर वो क्या होता है, आपके इंटरनेट के थ्रू वो आपके दोस्त के फोन में रीच होता है, या फिर पीसी या फिर लैपटॉप में रीच होता है। फिर क्या होता है, आपके दोस्त का डिवाइस उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या फिर लाइट सिग्नल को फिजिकल लेयर में बाइनरी फॉर्म से कन्वर्ट करता है, वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करता है। फिर जैसे वो वंस एंड जीरोस को जब कन्वर्ट करता है, तो सबसे पहला चीज वो आपके इंफॉर्मेशन में डेटा लिंक लेयर का पड़ता है। हम धीरे धीरे जानेंगे डेटा लिंक में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है।
डेटा लिंक को पढ़ने के बाद फिर वो नेटवर्क लेयर को पढ़ता है, फिर फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स लेयर, फिर फाइनली जब आपके दोस्त का डिवाइस सेवेंथ लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर को पढ़ता है, तब जाके उसको आपका मैसेज दिखता है व्हाट्सएप में, और वो मैसेज है हाउ आर यू। ठीक है, अभी जब आपका फोन या फिर नेटवर्किंग डिवाइस कोई मैसेज क्रिएट करता है, ठीक है, वो लेयर 7 से लेकर लेयर 1 तक क्रिएट करता है। मतलब जब मैसेज क्रिएट होता है तो आपका मैसेज टॉप लेयर से बॉटम लेयर में क्रिएट होता है, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। फिर एनकैप्सुलेट मतलब कैप्सूल, मेडिकल टर्म में हमने कैप्सूल सुना, हमने बहुत दवाइयां खाई हैं, कैप्सूल्स, है ना। अब वैसे ही सिमिलरली एनकैप्सुलेट होता है। उसके बाद ये डिवाइस या फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके फ्रेंड के फोन पर आता है। अब आपके फ्रेंड का फोन इस एनकैप्सुलेटेड डेटा को डीकैप्सुलेट करता है। डीकैप्सुलेट मतलब वो एक एक कवर को निकालता है। जैसे जैसे एक एक लेयर के इंफॉर्मेशन को रीड करता है तो बेसिकली वो डीकैप्सुलेट कर रहा है। तो इन फिनोमिनन को हम डीकैप्सुलेट बोलते हैं। जब डीकैप्सुलेट होता है तो एक नेटवर्किंग डिवाइस बॉटम लेयर से लेकर टॉप लेयर में इंफॉर्मेशन रीड करती है। जब इंफॉर्मेशन क्रिएट होता है तो टॉप टू बॉटम में इंफॉर्मेशन क्रिएट होता है, और जब इंफॉर्मेशन रीड होता है तो इंफॉर्मेशन बॉटम से लेकर टॉप में रीड होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक लेयर से होते हुए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल लेयर के बारे में। अब इस फिजिकल लेयर में यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं? इस फिजिकल लेयर में हम मोस्टली वायर्स के बारे में पढ़ते हैं। इस डायग्राम में देखे जाए तो हमारे पास आप देख सकते हो एक RJ45 वायर है, ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये HDMI केबल है, ये आपका USB पोर्ट है। तो ऐसे बहुत सारे वायर्स की जो स्टडी होती है वो फिजिकल लेयर में किया जाता है। प्रेजेंट सिनेरियो में इंटरनेट वायर्स के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि आप मेरे साथ ये आर्ग्यू कर सकते हो कि मेरा फोन तो वाईफाई से कनेक्टेड है, वो तो वायर से कनेक्टेड नहीं है, या फिर मेरा लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है। और अगर आप वाईफाई यूज भी नहीं कर रहे हो और नॉर्मल डेटा यूज कर रहे हो तो भी वायर से कनेक्टेड नहीं है, ये आप मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हो। बट तब भी मैं ये कह सकता हूं कि आपका फोन वाईफाई मॉडेम से भले ही कनेक्टेड होगा, बट उस वाईफाई मॉडेम में एक वायर लगी होती है जो आपके घर से बाहर कहीं जाके कनेक्ट हो रही है। तो बेसिकली आपका वाईफाई मॉडेम इस वायर में आ रही इंफॉर्मेशन को वो एक एयर के थ्रू डेटा जो है आपके फोन में ट्रांसफर कर रहा है। तो इवेंचुअली आपका जो डेटा है वो वायर के थ्रू ही जा रहा है। आप अगर नॉर्मल इंटरनेट यूज कर रहे हो, डेटा यूज कर रहे हो, 4G 5G यूज कर रहे हो, उसमें भी आपका फोन जो है सिग्नल भेजता है नियरेस्ट टेलीफोन टावर के पास वो एक सिग्नल भेजता है, जो आपका टेलीफोन टावर रिसीव करता है, नियरेस्ट टेलीफोन टावर रिसीव करता है और उसको वायर के थ्रू दूसरे टेलीफोन टावर के पास भेजता है, जिससे कि आप अपने किसी भी फ्रेंड्स या फिर पेरेंट्स या फिर भाई बहन किसी से भी बात करते हो। तो वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है जिसके थ्रू इंटरनेट में कनेक्शंस होते हैं। एंड मोस्टली आपने सबसे पहले ये वायर्ड मीडियम जो है आपने कहाँ देखा होगा? ये आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर लैब्स में। तो यहाँ देख सकते हो ये Cat5e केबल है, ये एक आपका टेलीफोन केबल है, यहाँ पर ये देख सकते हो ये केबल टीवी का केबल है। तो विदाउट वायर्स आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। वायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड फीचर्स जिससे कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हो। अब रियल टाइम में मोस्टली वायर्स के साथ काम करने वाले को हम फील्ड इंजीनियर बोलते हैं। अभी फील्ड इंजीनियर होते कौन है?
आपने कभी अपने घर पे वाईफाई कनेक्टिविटी लगाई होगी, इंटरनेट बुलवाया होगा, बोला होगा कि मुझे इंटरनेट चाहिए। तो वो बंदा जो घर में आके आपके घर पे वाईफाई कनेक्टिविटी लगा के जाता है, वो एक फील्ड इंजीनियर है। सिर्फ वही एक फील्ड इंजीनियर नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फील्ड इंजीनियर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वायर्ड मीडियम पे काम करते हैं। ठीक है, तो वायर्ड मीडियम और हार्डवेयर पे काम करने वालों को हम फील्ड इंजीनियर्स बोलते हैं। तो हमारे फिजिकल लेयर में यूजुअली हम वायर और हार्डवेयर सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, और हमारे मोबाइल्स मोबाइल्स या फिर लैपटॉप्स हो गया, टीवी हो गया, वो सब वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो उनकी स्टडी फिजिकल लेयर में होती है। नेक्स्ट चलते हैं डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अब डेटा लिंक लेयर समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पहली बात तो अ, ये यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक स्विच बना हुआ है, यहाँ पे एक स्विच लिखा हुआ है, वीलैन लिखा हुआ है, ब्रिज लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ये सब समझाने के पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम इन तक पहुंचे कैसे, है ना। तो पुराने टाइम में कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे। अब कंप्यूटर्स का इन्वेंशन क्यों हुआ था? फास्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना था, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे। कंप्यूटर्स हमसे, ह्यूमन से कहीं ज़्यादा फास्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथ्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर बना दिया। अब फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, हमने देखा कि दो कंप्यूटर्स, हम चाहते थे कि दो कंप्यूटर्स के बीच की जो इंफॉर्मेशन, जो भी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन पे ये काम कर रहे हैं, इन दोनों को शेयर किया जाए। तो भी कोई बात नहीं, इन दोनों कंप्यूटर्स को दो वायर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमने बोला कि सिर्फ दो लैपटॉप, दो कंप्यूटर्स नहीं, अब हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो समझ लो कंप्यूटर नंबर 1, 2, 3 और 4। तो ये चार कंप्यूटर्स में अभी आप देख लो कि कितने वायर्स लग रहे हैं। कंप्यूटर 1 से बाकी तीनों कंप्यूटर्स को अगर हमें कनेक्ट करना है, तो ये 1, 2, 3 वायर्स लग रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से 3 वायर्स क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, सिर्फ 4 कंप्यूटर नहीं, आगे आगे 100 कंप्यूटर आने लग गए, 1000 कंप्यूटर आ गए, 10,000 कंप्यूटर आ गए। तो क्या हम एक कंप्यूटर में 10,000 इंटरफेस बनाएंगे? क्या हम 10,000 पोर्ट्स बनाएंगे जिससे कि 10,000 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ बात कर सके? वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने एक एक डिवाइस क्रिएट किया, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं हब। अब ये हब करता क्या है? हब क्या चीज है कि हब से हम सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्ट करने के बाद जैसे ही ये कंप्यूटर नंबर 1 कोई इंफॉर्मेशन भेजता है, तो हब क्या करेगा, हब उस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेगा और उस कॉपीज को सभी पीसीज या फिर कंप्यूटर्स को भेज देगा। तो इससे क्या हुआ कि हम इस हब के साथ 100 कंप्यूटर्स, 1000 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते थे। कनेक्ट करने के बाद कोई भी एक कंप्यूटर अगर इंफॉर्मेशन भेजता है, तो हब से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं या फिर कंप्यूटर्स हैं, उन सभी को वो इंफॉर्मेशन जाके रीच होगी। क्लियर? अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, दिक्कत ये आई कि हम नहीं चाहते थे कि पीसी 1 जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, वो 3 और 4 को रीच हो और वो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पीसी नंबर 2 के पास जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक डिवाइस क्रिएट कर दी, स्विच। स्विच फर्स्ट इंटेलिजेंट डिवाइस था जो कि एक सोर्स से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता था। अब वो सोर्स और डेस्टिनेशन किसके माध्यम से पहुंचाता था? वो था मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हमारे घर के एड्रेस जैसे होता है, हाउस एड्रेस होता है। वो एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर एक डिवाइस के अंदर होती है। तो इसमें ये हुआ कि
हमने सभी पीसीज को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। और अब PC1 को अगर PC2 के साथ बात करना है तो उसे कुछ नहीं करना है, उसे अपना सोर्स मैक एड्रेस देना है, खुद का मैक एड्रेस देना है, और डेस्टिनेशन मैक जिस डिवाइस के साथ उसको बात करना है उसका मैक एड्रेस देना है और फॉरवर्ड कर देना है। जैसे ही वो डिवाइस स्विच के पास आती है, स्विच क्या करेगा, स्विच वो डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक रीड करेगा और TC2 को वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। तो इससे क्या हुआ, इससे इससे हुआ ये कि एक तो प्राइवेसी मिल गई। प्राइवेसी कैसे, क्योंकि पीसी नंबर 3 और पीसी नंबर 4 को ये इंफॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं पड़ा। अब सिक्योरिटी भी हुई। क्यों सिक्योरिटी हुई, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ PC1 और PC2 के बीच में हो रही है, इसीलिए एक सिक्योरिटी फैक्टर भी हो गई। ये मैं पुराने ज़माने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये अभी 2023 के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा। तो उस टाइम ये एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी का फीचर बन गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बहुत ही बड़ा एक एरिया है। ठीक है, बहुत ही बड़ी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक स्विच नहीं, मल्टीपल स्विचेस हैं। या फिर आप अपना कॉलेज ही मान लो, आपके कॉलेज का एरिया बहुत बड़ा है, तो उसमें 2 स्विचेस लगे हुए हैं और इस स्विच के साथ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स कनेक्टेड हैं। तो अब नीड ये हुई कि जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता है, तो आप मल्टीपल स्विचेस के साथ वो आपके नेटवर्क को आप एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, अभी चलो मान लेते हैं कि ये 2 स्विचेस है और ये 2 स्विचेस मल्टीपल पीसीज या कंप्यूटर्स या फिर यूजर्स के साथ कनेक्टेड है। तो और हम ये भी मान लेते हैं कि ये इनमें से कुछ कुछ पीसीज एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, हमने एग्जांपल मान लिया कि ये आपके कॉलेज कैंपस का एक छोटा सा नेटवर्क है। तो चलो मान लेते हैं कि ये 2 पीसीज यहाँ पर ये होते हैं ईसीई डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स, और यहाँ पे ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं वो भी ईसीई डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अब आपके जो ईसीई टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि एग्जाम पेपर्स जो है वो सिर्फ इन 2 ईसीई वालों को वो सेंड करें। बहुत आसान था, उनको कुछ नहीं करना था। ये PC1 जो यूज़र है उसको कुछ नहीं करना है, उसको अपना सोर्स मैक देना है और यहाँ पर डेस्टिनेशन मैक देना है। और फिर आगे क्या होगा, वो जब ये डेटा सेंड करेगा, स्विच ये सोर्स और डेस्टिनेशन मैक के माध्यम से वो इस स्विच 2 को फॉरवर्ड करेगा। स्विच 2 फिर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को देखेगा और वो इस पीसी को फॉरवर्ड कर देगा। बहुत ही सिंपल था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ने लगी, जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा और ज़्यादा पीसी आने लगे, चलो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ 4 पीसीज हैं ईसीई डिपार्टमेंट के। अब अगर 100 पीसीज आ गए जो कि ईसी को बिलोंग करते हैं, तो क्या ये पीसी नंबर 1 एग्जाम पेपर जब शेयर कर रहा हो तो क्या 100 पीसी का सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक डालता बैठा रहेगा? कर सकता है, आसान भी है उसके लिए। आसान नहीं, कर सकता है, पॉसिबल है, बट बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और टीडियस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक और चीज डेवलप कर दी, उसको हमने बोल दिया वीलैन। उसको हमने नाम दे दिया वीलैन, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल लैन। अब इस वर्चुअल लैन के मीडियम से हमने क्या किया, हमने इन 2 यूजर्स को, इस 2 यूजर्स को वीलैन नंबर 10 नाम दे दिया और स्विच 2 में जितने भी यूजर्स हैं ईसी के, उनको भी वीलैन 10 का नाम दे दिया। तो अब जब PC1 में जो भी टीचर बैठा है वो जब एग्जाम पेपर शेयर करेगा, तो वो एग्जाम पेपर जितने भी वीलैन 10 से रिलेटेड या फिर वीलैन 10 से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, यूजर्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के पास जाकर वो इंफॉर्मेशन
वो इंफॉर्मेशन उन सभी डिवाइसेस के पास पहुंच जाएगी। तो इससे क्या हुआ, वीलैन से क्या हुआ, वर्चुअल लैन से भले ही आपका नेटवर्क कितना भी बड़ा हो, वीलैन ने उस इंफॉर्मेशन शेयरिंग को कॉम्प्लेक्स करने से बचा लिया और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे कि हुआ ये कि सेम वीलैन यूजर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीलैन 10, वीलैन 20, वीलैन 30। तो वीलैन 10 से जितने भी यूजर्स कनेक्टेड है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीलैन 20 से जितने भी यूजर्स हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीलैन 30 से जितने भी यूजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। वीलैन 30 और वीलैन 20 एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, वीलैन 20 और वीलैन 10 भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो सिमिलरली इससे क्या हुआ, एक प्राइवेसी क्रिएट हो गई। प्राइवेसी मतलब खुद के ग्रुप के साथ एक प्राइवेसी क्रिएट होगी, सिक्योरिटी भी क्रिएट होगी, क्योंकि कोई दूसरा ग्रुप मेंबर उस इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकता, है ना। तो जिससे कि हमारा वीलैन जितने भी हमारा नेटवर्क जितना भी बढ़ता जाए, हमने उसको वीलैन के थ्रू सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। तो ये वीलैन्स की स्टडी, वीलैन्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये मैक एड्रेस क्या होता है, ये मैक एड्रेस कैसे स्विच लर्न करता है, मैक एड्रेस स्विच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वीलैन कैसे बनते हैं बनाते हैं, और इन सब से जितने भी स्टडीज जो भी रिलेट, इन सब की जो स्टडी होती है वो हम डेटा लिंक लेयर में पढ़ते हैं। और अगर आपने कभी सर्वर रूम नहीं देखा हो, यूजुअली सर्वर रूम बेसिकली ऐसा दिखता है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, स्विचेस राउटर्स कनेक्टेड हैं, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एक पर्टिकुलर जो है ये एक वीलैन नंबर 10 का पार्ट है, ये वीलैन 20 का पार्ट है, ये बंदे जो है ये सभी वीलैन 30 के पार्ट है। ऐसा भी हो सकता है, ये बहुत हाइपोथेटिकल है, बट जस्ट फॉर अ विजुअल अंडरस्टैंडिंग मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। तो वीलैन 30 के जितने वीलैन 30 से जितने भी ये वायर्स कनेक्टेड है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बट वीलैन 30 और वीलैन 20 एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, वीलैन 20 और वीलैन 10 एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा ही कुछ हम जो है डेटा लिंक लेयर में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेयर आता है लेयर 3, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटे छोटे ब्रांचेस बने हुए हैं, ये एक लैन है, ये एक खुद का दूसरा लैन है, और ये एक तीसरा लैन बना हुआ है। अब हम मान लेते हैं ये जो लैन नेटवर्क जो है ये मुंबई का लैन नेटवर्क है, ये दिल्ली का लैन नेटवर्क है, और ये चेन्नई का लैन नेटवर्क है। अभी एक लैन नेटवर्क को दूसरे लैन नेटवर्क के साथ अगर बात करना है तो उसको एक कनेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर कनेक्शन या फिर एक नेटवर्क के थ्रू जाना पड़ेगा, और उस नेटवर्क को हम बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर दो लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट होना है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट होना है, तो उन लैन नेटवर्क्स को एक वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं। अब रियल टाइम में हम ये वाइड नेटवर्क्स हम कैसे समझें, तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। ये सामने आप एक मैप देख सकते हैं। अब इस मैप में फॉर एग्जांपल मुझे कोयम्बतूर से चेन्नई जाना है, कोयम्बतूर मेरा सोर्स हो गया और चेन्नई डेस्टिनेशन। अभी कोयम्बतूर से चेन्नई जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, पौंडीचेरी, महाबलीपुरम के थ्रू चेन्नई जा सकता हूँ, या फिर ईरोड, सेलम, तिरुवन्नामलई, कांचीपुरम के थ्रू जा सकता हूँ, या फिर मेरे पास दूसरा ही तरीका है ऐसे जाने का, है ना। तो अभी नेटवर्क लेयर में हम क्या पढ़ते हैं, नेटवर्क लेयर में हम ये पढ़ते हैं कि एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कैसे जा सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं जाने का, उन तरीकों की स्टडी को हम नेटवर्क लेयर में पढ़ते हैं। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ।
अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रोड को कंसिडर कर रहा हूँ कि मुझे कोयम्बतूर से चेन्नई जाने के लिए मैं सिर्फ रोड यूज करूंगा, है ना, सिर्फ रोड यूज करूंगा। और कंप्यूटर नेटवर्क्स के टर्म में इस रोड को हम समझ सकते हैं एक आईपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब रोड अगर आईपीज है, रोड को अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी बोलते हैं, तो रोड में तो व्हीकल्स भी चलती हैं, है ना, बहुत सारी व्हीकल्स चलती हैं। वो व्हीकल्स होती हैं बस, कार, साइकिल भी चलती हैं, बाइक्स भी चलती हैं। तो बेसिकली कोयम्बतूर से चेन्नई जाने के लिए मेरे पास इतने सारे तरीके हैं या फिर इतने सारे व्हीकल्स हैं जिसके थ्रू मैं कोयम्बतूर से चेन्नई जा सकता हूँ। तो सिमिलरली अब इन बस को यूज करते हुए इस बस में सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ 50 और लोग जा सकते हैं, है ना। तो वो 50 लोग कौन है? कंप्यूटर नेटवर्क्स के हिसाब से वो 50 लोग बेसिकली डेटा है, तो जो कि कोयम्बतूर से चेन्नई जा रहा है। कार एक डेटा कैरी कर रहा है, मतलब कार के अंदर भी पैसेंजर्स बैठे हैं, वो एक डेटा है। साइकिल भी एक डेटा कैरी कर रहा है, बाइक भी एक डेटा कैरी कर रहा है। तो ये बस, कार, साइकिल, बाइक, ये जो भी कैरी कर रहा है वो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के टर्म्स में डेटा समझते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क्स के टर्म में इन व्हीकल्स को हम बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जैसे कि हमारे पास जैसे व्हीकल्स है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बस, कार, साइकिल, बाइक, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो होता है OSPF, बहुत ही कॉमनली यूज राउटिंग प्रोटोकॉल। OSPF हो गया, EIGRP, ISIS, ये ऐसे बहुत सारे कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू हम डेटा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कैरी कर सकते हैं। अब अब रोड्स की हम जैसे बात कर रहे हैं, रोड्स की एक विड्थ होती है ना, रोड्स की विड्थ होती है। तो हम उस विड्थ को अगर हम समझे तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के टर्म में हम उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बेसिकली अगर आपका आप 2 लेन रोड पे चल रहे हो तो आप गाड़ी तेज नहीं चला सकते। 4 लेन पर रोड पे चल रहे हो तो थोड़ा तेज चला सकते हो, क्योंकि 2 लेन लेफ्ट में रहेगा, 2 लेन राइट में रहेगा, तो थोड़ा जल्दी चला सकते हो। 6 लेन रोड है तो 3 लेन ऑन ईच साइड, तो आपकी स्पीड आप थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ट्रैफिक थोड़ा सा बेटर रहेगा, ट्रैफिक थोड़ा फैल जाएगा, तो आप ओवरटेक आसानी से कर सकते हो। 8 लेन रोड है तो 4 लेन एक साइड होता है, 4 लेन दूसरे साइड होता है। तो जैसे जैसे आपकी कार रोड की विड्थ बढ़ती है वैसे वैसे आप अपनी गाड़ी तेज चलाने लगते हो। तो सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क्स में जैसे जैसे आपकी बैंडविड्थ बढ़ती है वैसे वैसे आपके स्पीड, डेटा की स्पीड बढ़ती है। अब इस बैंडविड्थ को हमने कहाँ कैसे देखा है? हमने देखा है, हम जब इंटरनेट लेते हैं हम बोलते हैं कि मेरी इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps है, या फिर 50 Mbps है, या फिर 150 Mbps है, या फिर 200 Mbps है। ये स्पीड नहीं होता है, ये बेसिकली बैंडविड्थ होता है। इस बैंडविड्थ के थ्रू आपके डेटा जाता है। आप जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो, आप ब्राउज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एक डेटा है। उसकी मैक्सिमम स्पीड या फिर हाँ, उस चीज़ की मैक्सिमम स्पीड या फिर उस वायर की जो बैंडविड्थ है वो होती है 100, 50, 150 या फिर 200। उस चीज़ को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। अब कोयम्बतूर से ईरोड जाने के लिए, सॉरी, कोयम्बतूर से चेन्नई जाने के लिए मैं ये बीच वाले रोड यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैं ये बीच वाली रोड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के थ्रू जा रहा हूँ। पहले ईरोड आएगा, फिर उसके बाद सेलम आएगा, फिर तिरुवन्नामलई आएगा, फिर कांजीपुरम आ रहा है, उसके बाद चेन्नई आ रहा है। तो ये लोकेशंस जिसके थ्रू मैं जा रहा हूँ उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के वर्ल्ड में राउटर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोयम्बतूर से जब
मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं ई रोड आता हूँ। ई रोड में आने के बाद मैं देखता हूँ कि ई रोड से चेन्नई जाने के लिए मेरा एग्जिट रोड कौन सा है। तो वो एग्जिट रोड यूज करते हुए मैं सेलम पहुंचता हूँ। सेलम जैसे ही पहुंचा मैंने देखा कि सेलम से चेन्नई जाने के लिए मेरा एग्जिट रूट कौन सा है या फिर एग्जिट रोड कौन सा है। फिर एग्जिट रोड यूज करते हुए मैं तिरुवन्नामलई पहुंचा। तिरुवन्नामलई में जैसे ही पहुंचा, तिरुवन्नामलई में मैंने देखा कि तिरुवन्नामलई से चेन्नई जाने के लिए मेरे पास एग्जिट रोड कौन सा है। तो ऐसे एग्जिट रोड यूज करते करते मैं चेन्नई पहुंचता हूँ। सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क्स में राउटर का भी सेम काम होता है। जब एक राउटर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है या फिर कोई डेटा आता है तो राउटर भी देखता है कि इस डेटा का डेस्टिनेशन कौन सा है और उस डेस्टिनेशन के हिसाब से वो उस इंफॉर्मेशन को अपने एग्जिट इंटरफेस से बाहर सेंड कर देता है। तो ये एक सिंपल एनालॉजी थी कि रियल टाइम में हम लेयर 3 को कैसे समझते हैं या फिर हम नेटवर्क लेयर को कैसे समझते हैं। तो एक डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन कैसे पहुंचाया जाए उसकी स्टडी हम नेटवर्क लेयर में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं लेयर 4 पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट्सएप के मैंने बहुत सारे इमेजेस रखे हैं यहाँ पर। तो जब आप अपने दोस्त को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो एक सिंगल टिक मार्क आता है जिससे कि हमें पता पड़ता है कि ये मैसेज चला तो गया है बट हमारे दोस्त के पास रिसीव नहीं हुआ है। जब रिसीव होता है तो डबल टिक मार्क आता है। फिर जब आपका दोस्त ये मैसेज पढ़ लेता है तो ब्लू टिक में चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल, जब आपका एक मैसेज डिलीवर नहीं होता है तो आपको एक यहाँ पे नॉट डिलीवर्ड का मैसेज आता है। सिमिलरली कोई दूसरा मैसेज अगर डिलीवर नहीं होता है तो नॉट डिलीवर का मैसेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपको वो मैसेज दोबारा सेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली आप कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हो या फिर वीडियो फाइल व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड फेल हो जाता है और आपको ऐसा एक एरर शो करता है। तो ये आपके व्हाट्सएप को कैसे पता पड़ता है कि वो मैसेज वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, आपके दोस्त ने वो मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या फिर वो वीडियो जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो फेल हो गए। ये सब मैसेज कैसे पता पड़ता है आपके व्हाट्सएप को, वो सभी इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस में ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपके डिवाइस में बैठा है वो पता करता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये चीज़ पता करते हैं। पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंगली इसको बताने के लिए, हम जितने भी बैंक ट्रांजैक्शंस यूज करते हैं, ठीक है, तो बैंक ट्रांजैक्शंस आने के पहले बेसिकली ये सब क्या है, सेंड, रिसीव्ड, रेड एंड इग्नोर्ड, नॉट डिलीवर्ड, ये सब बेसिकली क्या है, ये सब एक्चुअली आपके दोस्त की तरफ से या फिर दोस्त के व्हाट्सएप की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट आ रहा है कि ये मैसेज आइदर रीच हुआ है या फिर रीच नहीं हुआ है। बेसिकली आपके फ़ोन का जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है वो ये मैसेज आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन चल रहा है उसको ये मैसेज भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन के व्हाट्सएप को ये सब मैसेज पता पड़ता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट देने का काम लेयर 4 में टीसीपी का होता है। सिमिलरली आप एक बैंक सर्वर में हो, आप अपने देखना चाहते हो कि आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो आप अपने बैंक के साइट में जाते हो और बैलेंस चेक करते हो, है ना, और ओके बटन दबाते हो। तो जब ओके क्लिक करते हो तो वो मैसेज जो है बैंक सर्वर के पास जाता है और बैंक सर्वर जो है एक रिप्लाई देता है, तो जिससे कि आपके फ़ोन में, लैपटॉप में या फिर जिसमें भी आप ये देख रहे हो वहाँ पे इंफॉर्मेशंस आने लगती है। ठीक है,
कभी कभार होता है कि ये है कि आपके स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट आती है। तो क्या होता है कि आपका फ़ोन या फिर आपका नेटवर्किंग डिवाइस, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, वो वापस बैंक सर्वर को एक मैसेज भेजता है, जिससे कि बैंक सर्वर वापस वो इन्फॉर्मेशन भेजता है और आपकी इन्फॉर्मेशन फुल होके आती है। तो बेसिकली ये होता है एक्नॉलेजमेंट का काम। आपका फ़ोन एक इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, बैंक उसको रिप्लाई कर रहा है और एक एक्नॉलेजमेंट भी दे रहा है कि ये लो, ये इन्फॉर्मेशन तुम चाहते थे, मैं ये इन्फॉर्मेशन तुमको दे रहा हूँ। सिमिलरली आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, चलते चलते कभी कभार होता ये है कि नेटफ्लिक्स बंद हो जाता है और यहाँ पे बफर होने लगता है ना। तो बेसिकली ये बफर का मतलब क्या है? नेटफ्लिक्स सर्वर जो है, आपका जो पीसी है वो नेटफ्लिक्स सर्वर के साथ बात कर रहा है। पीसी आपके नेटफ्लिक्स सर्वर के साथ बात कर रहा है। बात करते करते सडनली हुआ ये कि नेटफ्लिक्स सर्वर ने वो इंफॉर्मेशन बीच में भेजना बंद कर दिया। ठीक है, तो आपका पीसी बोलता ये है कि भाई तुमने मुझे इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया है, तो तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मुझे वापस भेजना पड़ेगा। तो नेटफ्लिक्स सर्वर वापस वो इन्फॉर्मेशन सेंड करने लगता है, जिससे कि फिर ये आपके स्क्रीन पर बफरिंग नहीं दिखाई देती। ये सब टीसीपी का काम है, टीसीपी से ही ये सब चीज़ें चलती है। सिमिलरली आप जितने भी लाइव स्ट्रीम्स देखते हो, हॉटस्टार पे आप क्रिकेट देख रहे हो, ठीक है, टीवी पे क्रिकेट देख रहे हो, लाइव चीज़ें देख रहे हो, जूम कॉल चल रहा है, आपका टीम्स कॉल चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही है वो सब यूडीपी पे चलता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जहां पर सोर्स जो है वो डेस्टिनेशन से एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता। सोर्स जो है डेस्टिनेशन से एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो, तब यूडीपी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी आप हॉटस्टार देख रहे हो, हॉटस्टार पे क्रिकेट देख रहे हो, ठीक है, और बॉलर ने बॉल किया और सडनली होता यह है कि 5 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। फिर जैसे ही स्क्रीन अनफ्रीज होती है, आप देखते हो बैट्समैन आउट हो गया और आपको गुस्सा आता है कि हुआ क्या, ठीक है, और वो 5 सेकंड आप रिवाइंड भी नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली होता यह है कि हॉटस्टार का जो सर्वर है वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है जितने भी यूजर्स हैं जो हॉटस्टार को देख रहे हैं, और हॉटस्टार का सर्वर बिल्कुल भी वो यूजर्स से एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो एक्नॉलेजमेंट अगर यूजर से आने लगे तो हॉटस्टार को वो मिसिंग 5 सेकेंड को बार बार भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग्स में ये पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यूडीपी चलाया जाता है आपके लाइव स्ट्रीमिंग्स पर। तो आपका जूम कॉल, टीम्स कॉल, या फिर आप कोई भी क्रिकेट मैच देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, वो सब यूडीपी पे चलता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में दो मेन प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी। टीसीपी में हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है, यूडीपी में हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है लास्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपने क्रोम सर्वर में लिखा google.com, है ना। तो जब आप google.com टाइप करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा बफर होता है, छोटे से एक माइक्रो सेकेंड के लिए कुछ बफर होता है, और फिर आपका गूगल पेज लोड होता है। तो उस माइक्रो सेकेंड के पीछे होता क्या है, वो एप्लीकेशन लेयर में काम आता है। तो बेसिकली जब आप google.com टाइप करते हो तो आपका पीसी बेसिकली उस google.com को एक आईपी में कन्वर्ट करता है, एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपने आईपी एड्रेस सुना होगा, बहुत सारे लोग, बहुत ही कॉमन चीज़ है आईपी एड्रेस, जिसके थ्रू कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो google.com हमें समझ में आता है, बट हमारे डिवाइसेस को ये google.com समझ नहीं आता। तो वो google.com को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, उस आईपी एड्रेस के साथ वो फिर एक टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट करते हैं, जो हम ये टीसीपी अभी ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ रहे थे। तो उस आईपी एड्रेस के साथ वो एक टीसीपी कनेक्शन क्रिएट करता है, जिससे कि हमारे पीसी और जो भी आईपी एड्रेस है, या फिर यहाँ पे गूगल सर्वर है, गूगल सर्वर के साथ एक टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट हो सके, ताकि
दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट भेजते रहेंगे। ठीक है, अब इस टीसीपी कनेक्शन के ऊपर हमारा जो पीसी है वो गूगल सर्वर से इंफॉर्मेशन पूछता रहता है। अब जब जब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पूछता है, हमारा गूगल सर्वर लोड होता रहता है और हमें जाके ऐसा कुछ स्क्रीन दिखाई देता है। तो जब आप google.com या फिर कुछ भी पेज लोड करते हो, क्लिक करते हो या फिर कोई भी एक लिंक क्लिक करते हो, तो उसके पीछे उस माइक्रो सेकेंड में क्या होता है उसकी स्टडी होती है एप्लीकेशन लेयर में। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है इसी की स्टडी होती है कि दो कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और बात करने के पहले उनके अंदर क्या क्या चीज़ें चलती है, लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक क्या क्या चीज़ें उनके अंदर चलती है, इसकी स्टडी को हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने से मेरे लिए क्या फ़ायदा है। आपने आजकल काफ़ी कुछ सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी एक चीज़ होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन आजकल चल रहा है, 5G चल रहा है, 4G चल रहा है। हाँ, फिर साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत फेमस है ना। प्लस क्लाउड बहुत चल रहा है अभी आजकल, क्लाउड चल रहा है, डेटा सेंटर बोलते हैं, ये सब काफ़ी कॉमन है। सिमिलरली सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आजकल बहुत फेमस है। तो सिक्योरिटी होता क्या है। तो अभी तक जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी सब वायर पे चल रही है ना, वायर्ड सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस वायर्ड सर्विसेज में डेटा जा रहा है। अब डेटा जा रहा है तो उस डेटा को हमें सिक्योर करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ताकि कोई भी उस वायर में जाने वाली इंफॉर्मेशन को हैक ना कर सके या फिर रीड ना कर सके। इसलिए हमें सिक्योरिटी चाहिए रहती है। तो उस इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की स्टडी को हम सिक्योरिटी बोलते हैं। सिमिलरली डेटा सेंटर है ना, डेटा सेंटर क्या होता है, आपका एक सर्वर रूम समझ लो, है ना, जो मैंने रिसेंटली अभी दिखाया था। एक सर्वर रूम है, गूगल का एक सर्वर रूम होता है, जैसे कि जिसमें बहुत सारे राउटर्स, स्विचेस, सर्वर्स बैठे हैं। सिमिलरली याहू का एक सर्वर रूम हो गया, हाँ, फेसबुक का एक सर्वर रूम हो गया, नेटफ्लिक्स का एक सर्वर रूम हो गया। अभी ऐसा तो नहीं है कि नेटफ्लिक्स सिर्फ नेटफ्लिक्स से ही बात करता है या फिर आपसे ही बात करता है। नेटफ्लिक्स अपने दूसरे सर्वर से भी बात कर सकता है, फेसबुक अपने दूसरे सर्वर से भी बात कर सकता है, और ये फेसबुक, नेटफ्लिक्स, याहू, गूगल एक दूसरे से भी बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब एक सर्वर रूम में बैठे हैं और उस सर्वर रूम को हम ने एक अलग नाम दे दिया डेटा सेंटर। अब इन डेटा सेंटर के बीच की कम्युनिकेशन को भी हम उसकी स्टडीज जानते हैं कि ये दो डेटा सेंटर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, या फिर एक डेटा सेंटर के अंदर ही जो डिवाइसेस है वो एक दूसरे से कैसे बात करती है, उसकी स्टडी हम डेटा सेंटर में करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, भाई इंटरनेट में सिक्योरिटी चाहिए। बेसिकली सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इंटरनेट में अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं, है ना। सिमिलरली वायरलेस स्टडी, तो आपका वाईफाई मोडम हो गया, है ना, या फिर 4G 5G की स्टडीज़ को हम वायरलेस स्टडीज़ बोलते हैं। बट तो आप ये सब समझने के पहले, ठीक है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि दो डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताया, PC1 और PC2 कैसे काम करते हैं, ये तो मैंने बहुत ही ओवरव्यू बताया। बट अगर आपको जानना है कि PC1 और PC2 कैसे काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक चीज़, राउटिंग क्या होता है और स्विचिंग क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आपको सिक्योरिटी, डेटा सेंटर, क्लाउड, वायरलेस कैसे काम करता है, आपको ये बिल्कुल नहीं समझ आएगा। सो फर्स्ट स्टार्ट्स विद द बेसिक, फिर एडवांस में जाना चाहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।